हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ और इस ड्रामा का नाम है नी रुक नई रोक फाई। अगर आपको रोमांस, थ्रिलर, माफिया लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 18 है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। तो इस ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है चर्च से, जहाँ पर हमारा मेन लीड भगवान से अपने किए की माफी मांग रहा होता है और फादर कहते हैं आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो मार्क कहता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और उस पाप की माफी इस जन्म में मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने उन लोगों को मारा जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने तो अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना हमें अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। तो फादर ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम अपनी लाइफ में दोबारा ये गलती नहीं करोगे तो समय रहते तुम्हें भगवान से माफी मिल जाएगी। तो मार्क कहता है मुझे माफी तो मिल जाएगी, लेकिन आज जो मैं वही गलती दोबारा कर रहा हूँ उसकी माफी मुझे कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं फिर से लोगों को मारने के लिए जा रहा हूँ। तो फादर ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर मार्क का पिता निक मार्क को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा होता है कि मुझे उन इंसानों से बहुत ही नफरत है जो अपना काम सही टाइम पर नहीं करते और जो मुझे धोखा देते हैं। इसलिए आइंदा से ख्याल रखना कि तुम ऐसा कोई काम ना करो जिससे मुझे निराशा हो, क्योंकि तुम मेरी कंपनी के इकलौते वारिस हो और तुम में वो सारी खूबियां हैं जो मेरी कंपनी को चला सकती है। कि तभी वहाँ पर निक का आदमी एक बंदे को पकड़ कर लाता है उसे मारने के इरादे से, क्योंकि पहले निक ने अपने बेटे मार्क को उस बंदे को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मार्क ने उस बंदे को नहीं मारा क्योंकि उस बंदे की एक फैमिली थी और उसकी फैमिली उस बंदे के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए मार्क ने उस बंदे को नहीं मारा था। लेकिन जब निक को इस बारे में पता चला कि उसके बेटे ने अपनी रहमदिली की वजह से उसे जिंदा छोड़ दिया है तो निक को बहुत गुस्सा आया और इसलिए उसने उस बंदे को मार्क के सामने मारने की प्लानिंग की ताकि वो मार्क को बता सके कि उससे कुछ भी नहीं छुपा रह सकता। तो मार्क अपने पापा से भीख मांगने लगता है कि प्लीज उस बंदे की लाइफ बख्श दे, क्योंकि उसकी एक फैमिली है जो उसके भरोसे जी रही है। पर निक पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है तुमने इसकी फैमिली की वजह से इसकी जान नहीं ली थी ना, आज इसकी फैमिली भी इसके साथ ही मरेगी, क्योंकि तुमने एक बंदे पर रहमदिली दिखाई जिस चक्कर में आज 4 लोगों की मौत होगी और ये सब तुम्हारी वजह से है। और निक मार्क के सामने ही उन सारे बंदों को मारने लगता है। तो बेचारा मार्क भीख मांगने लगता है पर निक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा निक मार्क को ऑर्डर देता है कि वो खुद उस बंदे को मारे, पर मार्क उस बंदे को मारने से मना कर देता है और निक के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। तो निक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को ही खूब मारने लगता है और कहता है तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही होगा। पर मार्क निक का एक भी ऑर्डर नहीं मानता और कहता है आज के बाद मैं किसी की भी जान नहीं लूंगा, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले ले। तो निक को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने उस बंदे की जान नहीं ली तो वो तैरते तैरते मर जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि उस बंदे की मौत इतनी भयानक हो, इसलिए चुपचाप उसे गोली मार दो। तो मार्क कहता है आज के बाद मैं कभी भी किसी की जान नहीं लूंगा, आपकी वजह से मैंने पास्ट में बहुत सारे पाप किए हैं और जिसका पश्चाताप करते करते मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन अब मैं आपके कहने पर किसी और की जान नहीं लूंगा, इसके बदले मैं खुद की जान ले लूंगा। और मार्क खुद को गोली मार देता है। आगे 2 साल का लीप आ जाता है और उसके बाद हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम बेली होता है। बेली के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं क्योंकि वो मार्केट में इलीगल तरीके से सामान बेच रही होती है और वो गुंडे उससे पैसे मांग रहे होते हैं, पर बेली पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसने कोई भी इलीगल काम नहीं किया होता है। तो वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते कि तभी वहाँ पर पोंग की एंट्री होती है। एक्चुअली पोंग बेली का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और पोंग बेली को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुंडे फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी बीच में एक गाड़ी आ जाती है और उन गुंडों का रास्ता रोक देती है और वो लोग आराम से उस गुंडे से अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। एक्चुअली जिस गाड़ी ने गुंडे का रास्ता रोका होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मार्क की होती है। तो मार्क उन गुंडों को खूब मारता है और उनका मार मार कर कचुम्बर बना देता है, क्योंकि मार्क को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी बेली को परेशान करे। वेल बेली और मार्क की क्या स्टोरी है वो आपको आगे पता चलेगा। राहत की सांस ले रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके गले में तो लॉकेट है ही नहीं, शायद वो बीच पर गिर गया है। तो बेली बीच पर जाती है उस लॉकेट को खोजने के लिए, क्योंकि वो लॉकेट उसके लिए बहुत ही कीमती होता है, उसकी फैमिली की आखिरी निशानी होती है। तो बेली हर जगह उस लॉकेट को खोजती है पर उसे वो लॉकेट नहीं मिलता कि तभी उधर से वो सारे गुंडे आते हैं और बेली से माफी मांगते हैं और उसे वो लॉकेट
जैकेट भी वापस करते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं अनाथ आश्रम में डोनेट करने के लिए। तो बेली उस गुंडे का इस तरह बदला हुआ रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। तो बेली को लगता है कि शायद ये काम मिरेकल कंपनी के नाई नोई का है। आगे बेली इस घटना के बारे में अनाथ आश्रम के बच्चों और टीचर को पूरी बात बताती है। तो वो लोग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो टीचर कहते हैं, बेली मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खतरा मोल मत लो, फिर भी तुम ऐसे काम क्यों करती हो। तो बेली कहती है, टीचर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिसने हमारी हेल्प की वो बंदा कोई और नहीं बल्कि नाई नोई है, मुझे उनसे मिलना है। तो टीचर कहती है, तुम्हें क्या लगता है उनसे मिलना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेली कहती है, मुझे पता है, लेकिन एक ना एक दिन मैं नाई नोई से जरूर मिलूंगी और उन्हें शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया और उन्होंने इन अनाथ आश्रम वाले बच्चों के लिए भी जो भी किया, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी। दूसरी तरफ चकित अपने पापा को खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ता और उनके सामने पॉइंट्स बढ़ाने का भी एक मौका नहीं छोड़ता ताकि उसके पापा अपने सारे जायदाद का वारिस उसे बना दे। और चकित की मॉम चारिन भी निक को कहती है, तुम्हारी हर उम्मीद पर खरा उतरता है, तुम्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इसे जो चाहिए तुम्हें वो दे देना चाहिए। आखिरकार ये तुम्हारा बड़ा बेटा है। तो निक कहता है, मेरी पूरी जायदाद का मालिक सिर्फ मार्क है क्योंकि वो इसके काबिल है। और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली निक कितना बड़ा कमीना होता है कि उसे अपने बेटे चकित की हर हरकत की खबर होती है और चाहे चकित कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, निक कभी भी उसे अपने जायदाद का वारिस नहीं बनाएगा क्योंकि निक के नजर में मार्क ही उसके जायदाद का असली वारिस है और वही उसकी पूरी कंपनी को संभालने के काबिल है। तो चारिन और चकित को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो दोनों गुस्सा के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। आगे चारिन का बर्थडे मनाया जाता है तो सारे लोग उसे विश करने के लिए आते हैं। तो सारे लोग चकित को ही नाई नोई समझ लेते हैं। तो चारिन भी सबको यही बताती है कि चकित ही नाई नोई है और आगे चलकर वही इस कंपनी को संभालेगा। तो चकित कहता है, मॉम आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो आपको पता है ना, बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। तो चारिन कहती है, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी सिर्फ मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। उस पार्टी में बेली भी काम कर रही होती है और उसे जब पता चल ये पार्टी माइकल कंपनी की तरफ से है तो उसमें एक उम्मीद जाग जाती है कि वो इस पार्टी में नाई नोई से मिल सकती है। तो वो हर जगह नाई नोई को ढूंढने लगती है, जिस चक्कर में वो सच में नाई नोई से टकरा जाती है, पर वो उसे नहीं पहचान पाती। तो मार्क जैसे ही बेली को देखता है तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। पता नहीं क्यों जब भी मार्क बेली को देखता है तो उसके अंदर अजीब सा गिल्ट आ जाता है, जिसके आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं। आगे बेली मार्क को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है, जिस चक्कर में वो अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। तो मार्क उसके फोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क चारिन को बर्थडे विश करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात चकित से हो जाती है। तो चकित को मार्क को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो मार्क कहता है, मैं बस यहाँ पर मॉम को बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ और वैसे भी मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, निक ने मुझे ऑर्डर दिया था इसलिए मुझे मानना पड़ा, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं उन्हें विश करके वहाँ से चला जाऊंगा। तो चकित कहता है, तुम हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं चले जाते? अगर तुम हमारी लाइफ से चले जाओगे तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मार्क उसकी सारी बकवास सुन लेता है और कहता है, ये गिफ्ट मैं तुम्हारी मॉम के लिए लेकर आया था, उन्हें ये दे देना। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर बेली को गलत फहमी हो जाती है कि चकित ही नाई नोई है, पर बेली उसका चेहरा नहीं देखती और वो उसके पीछे जाती है, लेकिन उससे पहले ही चकित की गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है कि तभी वहाँ पर मार्क आता है। बेली को उसका फोन देता है तो बेली कहती है, थैंक यू सो मच, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? तो मार्क कहता है, क्या? तो बेली कहती है, मुझे एक गाड़ी का पीछा करना है। और बेली मार्क की गाड़ी पर बैठकर चकित के गाड़ी का पीछा करने लगती है, पर वो उसकी गाड़ी का पीछा नहीं कर पाती और वो गाड़ी आगे चली जाती है। तो मार्क कहता है, आखिरकार तुम किसका पीछा कर रही हो? तो बेली कहती है, मैं नाई नोई से मिलना चाहती थी, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं इस बार भी नहीं मिल पाई। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम एक अनजान आदमी के साथ एक गाड़ी का पीछा कर रही हो, क्या तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? तुम इस तरह किसी भी अजनबी इंसान के साथ कैसे बैठ सकती हो? अगर इस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो बेली कहती है, तुम बुरे इंसान नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठी। तो मार्क कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तो बेली कहती है, तुम बुरे इंसान नहीं हो, अगर तुम बुरे इंसान होते तो तुम मुझे मेरा फोन कभी भी नहीं लौटाते। तो मार्क को ये बात सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है और वो बेली को इस बात पर डांटने लगता है। तो बेचारी सहम जाती है। आगे मार्क बेली को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो बेली कहती है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम अनजान आदमी हो ना,
और तुमने ही तो कहा है कि अनजान आदमी के साथ नहीं बैठना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगी। कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर निक पर हमला कर देते हैं। तो निक बिली का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो निक उन गुंडों से खूब लड़ता है, पर वो गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं और निक अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ भी किया तो बिली की जान को खतरा हो सकता है। तो मार्क के पास लास्ट ऑप्शन बचता है पानी में कूदने का, और वो बिली को लेकर पानी में कूद जाता है। तो वो लोग पानी में भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिस चक्कर में मार्क को गोली भी लग जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो बेली की जान बचा लेता है और उसे सही सलामत नदी से बाहर निकालता है। जब बेली मार्क की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और बेली मार्क को अपने घर लेकर जाती है। तो बेली के पेरेंट्स जैसे ही मार्क को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो नाई नोई है, पर बेली के पेरेंट्स बेली को ये बात नहीं बताते कि उन लोगों को पता है कि मार्क ही नाई नोई है। आगे वो लोग मार्क का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मार्क बेहोशी की हालत में भी यही बड़बड़ाता है कि बेली ठीक है ना, जाकर उसे देखो, और बेचारा यही बार बार कहता है। जब मार्क को होश आता है तो अंकल जिया और अंकल पिम मार्क को कहते हैं, हमने बेली को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बेली के अंदर बहुत सारे सवाल है जो तुमसे वो पूछना चाहती है, इसलिए इससे पहले ही आपको यहाँ से जाना होगा। कि तभी वहाँ पर मार्क के 2 चमचे भी आ जाते हैं और मार्क को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उधर से बेली आ जाती है, जिस वजह से मार्क वहाँ से नहीं जा पाता। आगे बेली मार्क से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार वो बंदे कौन थे और वो बंदे उसे मारने के लिए इतने उतारू क्यों थे। तो अंकल जिया और अंकल पिम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आराम करने दो, पर बेली के सवाल खत्म ही नहीं होते। तो बेचारा मार्क बेली को झूठ बोलता है कि वो लोग लॉन शार्क थे, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े थे। तो बेली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे जे मार्क को लेकर जाने लगता है तो बेली कहती है, तुम माइकल कंपनी में काम करते हो ना, क्योंकि उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हें देखा था। वैसे क्या तुम नाई नोई से मिले हो? और बेली मार्क से नाई नोई के सवाल पूछने लगती है। तो उसके अंकल आंटी उसे शांत रखने की कोशिश करते हैं, पर बेली के सवाल खत्म ही नहीं होते। तो मार्क कहता है, आखिरकार तुम नाई नोई से इतना क्यों मिलना चाहती हो? तो बेली कहती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनकी पूजा करती हूँ, इसलिए मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो मार्क कहता है, तुम्हारी नजरों में नाई नोई किस टाइप का इंसान है? तो बेली कहती है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और बेली अपनी डायरी से उसे फोटो दिखाती है। तो मार्क जैसे ही उस फोटो को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें एक बुढ़े की फोटो होती है। तो मार्क कहता है, तुम्हें लगता है कि नाई नोई ऐसा होगा? तो बेली कहती है, मुझे नहीं पता, पर मेरी इमेजिनेशन से शायद ऐसा ही होगा। आगे बेली मार्क को कहती है, तुम नाई नोई से मिले हो ना, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या तुम ये लेटर नाई नोई को दे दोगे? तो मार्क कहता है, ठीक है, मैं उसे दे दूंगा। तो बेली कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये लेटर नाई नोई को ही दोगे और तुम इस लेटर को खोलकर नहीं पढ़ोगे। तो मार्क कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये लेटर नाई नोई को ही दूंगा। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निक को जब पता चलता है कि मार्क पर हमला हुआ है तो निक अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उस बंदे को ढूंढ कर लाए जिसने उसके बेटे पर हमला किया है। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वारिस पर हमला करने की। इधर बेली अपने दोस्तों और अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ खेल रही होती है और मार्क ये सब दूर से ही देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसे ये सब देखकर अच्छा भी लग रहा होता है कि बेली अपनी लाइफ में खुश है। आगे मार्क अपनी मॉम की कब्र पर उनसे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर निक भी रहता है। तो मार्क कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की कब्र के पास आने की? तो निक कहता है, बहुत टाइम हो गया, मैं तुम्हारी मॉम से नहीं मिला था, तो इसलिए मैं इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ गया। तो मार्क निक के चढ़ाए हुए फूलों को फेंक देता है और अपने फूल चढ़ा देता है। तो निक कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन बिजनेस के कुछ बातें हैं जो मुझे जाननी जरूरी है। तुम अपने काम अपने तरीके से करते हो और मुझे कुछ बताते भी नहीं। मुझे पता है कि तुम सारे काम परफेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हें अपने प्लान्स के बारे में मुझे बताना ही होगा। तो मार्क कहता है, मैं आपको क्यों बताऊं, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। तो निक कहता है, तुमने जैसा चाहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ वैसा ही किया। तुमने कहा कि तुम इलीगल काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक साफ सुथरी कंपनी खोली जहां पर तुम काम कर सको, लेकिन तुम मुझे अपने प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो आगे चलकर हम दोनों को ही परेशानी होगी, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम उस प्रोजेक्ट पर कैसे काम करने वाले हो। तो मार्क कहता है, आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं करने वाला, मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला
वाला हूँ और यहाँ से दूर जाने वाला हूँ। तो निक ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है 2 साल पहले तुम इस जगह पर आने के लिए मर रहे थे क्योंकि इस जगह पर तुम्हारी माँ की कब्र थी, इसलिए तुम इस जगह पर रहकर काम करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था। लेकिन अब तुम इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर रहे हो, क्या ये मजाक चल रहा है? तो मार्क कहता है मुझे इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता। इससे अच्छा होगा कि आप ये प्रोजेक्ट चकित को दे दीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। वैसे भी मुझे इस शहर में मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से दूर जाना है। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली मार्क इस जगह पर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि वो बेली का सामना नहीं कर सकता। उसने उसके साथ जो भी किया उस गिल्ट की वजह से मार्क अपनी लाइफ खुलकर नहीं जी पा रहा होता है। तो निक को मार्क की ऐसी बातें बहुत ही अजीब लगती है, तो वो अपने बंदे को कहता है पता लगाओ कि आखिरकार क्या बात है जो मार्क इस जगह को छोड़कर जाने के लिए इतना उतारू है। इधर बेली बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ बंदे आकर उस अनाथ आश्रम को खाली करवाने लगते हैं। तो बेली उन बंदों को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो बंदे नहीं रुकते और वहाँ के घर को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। इधर जब मार्क को इस बारे में पता चलता है तो वो उस बंदे से मिलने के लिए जाता है और उससे वो उस अनाथ आश्रम की पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की बात करता है। तो वो बंदा कहता है मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी फ्री में दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना होगा। तो मार्क उसकी बात मान लेता है और वो अनाथ आश्रम बच जाता है। आगे जब बेली को इस बारे में पता चलता है कि ये सब नाई नोई की वजह से हुआ है, उसी की वजह से ये अनाथ आश्रम बच गया है, तो वो ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके दिल में नाई नोई को लेकर और इज्जत बढ़ जाती है। आगे वो लोग अनाथ आश्रम की साफ सफाई कर रहे होते हैं कि तभी पोंग को बेली के बचपन के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलती है। तो पोंग बेली को कहता है तुम हमेशा से अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती थी ना, तो ये लो, इसमें तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसे पढ़कर शायद तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद आ जाए। कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और पोंग को कहती है वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, इस तरह ऑफिस के किसी भी सामान को छूना गलत बात है। तो पोंग कहता है टीचर इसमें गलत बात क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो बेली के है ना, और बेली का हक बनता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने का, फिर वो क्यों नहीं देख सकती। तो टीचर कहती है मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दो। तो बेली कहती है पोंग वो डॉक्यूमेंट्स टीचर को दे दो, मुझे पास्ट के बारे में जो भी जानना था टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया है, इसलिए मुझे अब कुछ और नहीं जाना। और बेली वो डॉक्यूमेंट टीचर को दे देती है। आगे पोंग बेली को कहता है तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया, तुम उस डॉक्यूमेंट के जरिए अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ याद कर सकती थी। तो बेली कहती है मेरे पास्ट में कुछ भी खास नहीं है, टीचर ने मुझे बताया था कि मेरे पेरेंट्स की मौत आग में जलने से हुई थी और उसी आग की वजह से मेरी याददाश्त चली गई है, जिस वजह से मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो पोंग कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी में कुछ मिसिंग लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? कि तभी वहाँ पर पोंग की बहन बैलून आती है उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर और बेली को कहती है मैंने ये डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं और टीचर को कुछ पता भी नहीं चला, तो ये लो और इसे पढ़कर अपनी पास्ट की बातों को याद करो। और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे बेली जब उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उसकी मॉम को बिजनेस में लॉस लगने की वजह से, जिस वजह से उन्होंने अपनी पूरी फैमिली और खुद को गोली मार ली। जब बेली ये सब पढ़ती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। आगे वहाँ पर बारिश होने लगती है और बिजली भी कड़कने लगती है। तो बेली जैसे ही बिजली की आवाजें सुनती है तो उसे पास्ट की कुछ झलकें याद आने लगती है, जिसे वो याद कर पूरी तरह भूत बन जाती है और रोड पर चलने लगती है। कि तभी उधर से एक गाड़ी आकर उसे ठोकने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मार्क आकर उसे बचा लेता है। तो बेली मार्क को देखकर बेहोश हो जाती है। तो मार्क बेली की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है बेली को इस हालत में देखकर। और मार्क अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिरकार उसने बेली के साथ ऐसा क्यों किया है। बेली और मार्क की दर्दनाक स्टोरी ये होती है। बेली और मार्क बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मार्क का बचपन का नाम काविन हुआ करता था। बेली के 7वें जन्मदिन पर बेली की पूरी फैमिली ने बेली के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया था और वो लोग बेली का बर्थडे मना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निक आ जाता है। तो बेली के पापा निक को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो निक उनके किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और उन्हें मारने लगता है। तो बेली ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और चिल्लाने भी लगती है। तो काविन निक को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। पर निक जाने का नाम ही नहीं लेता और बेली की फैमिली को
घुटनों पर बैठाकर मारने की धमकी देने लगता है। तो वो लोग अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर अपने आप को नहीं बचा पाते। तो निक काविन को कहता है, मैं यहाँ पर बेली को उसके जन्मदिन का तोहफा देने आया हूँ, इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चूज करते हो। या तो तुम अपने हाथ से बेली को मार दो या तुम बेली की फैमिली को मार दो। और निक जबरदस्ती काविन के हाथ में बंदूक थमा देता है और उसे मारने को कहता है। तो काविन खूब रोता है और कहता है, मैं ये नहीं करूँगा। तो निक कहता है, फिर सोच लो, तुम इन लोगों की जान बचाना चाहोगे या फिर बेली की। तो बेली की फैमिली काविन को कहती है, बेटा प्लीज हमें गोली मार दो और बेली की जान बचा लो, लेकिन हमसे एक प्रॉमिस भी करो कि तुम हमेशा बेली की रक्षा करोगे। पर काविन ये सब नहीं कर पाता और काविन बंदूक नीचे भी फेंक देता है। पर निक अपने घटियापन से बाज नहीं आता और वो काविन के हाथ में बंदूक जबरदस्ती थमा देता है और उसके हाथ को पकड़कर बेली की फैमिली को उसी के हाथ से मरवा देता है। एक्चुअली निक और बेली की फैमिली की एक दूसरे से क्या दुश्मनी थी जो निक ने इतनी बेरहमी से उन्हें मार डाला, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बेली ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहीं से बेली की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद बेली को अनाथ आश्रम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद अंकल जिया और आंटी पिम उसे गोद ले लेते हैं नाई नोई के कहने पर। और मार्क दूर से ही बेली का ख्याल रखता है और उसकी सारी जरूरतों को पूरी करता है और वो कभी भी बेली के सामने नहीं आता अपने इसी गिल्ट की वजह से। और उसे बेली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले वो पास्ट को नहीं बदल सकता और ना ही वो ये बात झुटला सकता है कि उसी के हाथों से बेली के पेरेंट्स की मौत हुई थी। आगे 4 साल का लिप आ जाता है और बेली का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो वो अपनी दोस्त मई के साथ माइकल होटल में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर जब वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वो लेडी कहती है, तुमने अपने इंटरव्यू में ये लिखा है कि तुम ये जॉब इसलिए पाना चाहती हो ताकि तुम नाई नोई का शुक्रिया अदा कर सको, ये सब क्या है। तो बेली कहती है, नाई नोई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उनके होटल में काम करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे उन दोनों को जॉब मिल जाती है तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ यांग अपनी बेटी का स्वयंवर रखता है क्योंकि उसकी बेटी शादी नहीं करना चाहती और वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। तो वो बड़े खानदानों के लड़कों को बुलाता है ताकि उसकी बेटी उन लड़कों में से किसी एक को चूज करके उससे शादी कर ले। पर मई का शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो ऐसे एरे गिरे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसे वो पसंद ही नहीं करती और जिसे खासकर उसके पापा ने चुना होता है। तो मई उन लड़कों को एक दूसरे से लड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। तो बेचारा यांग ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और अपने बंदे भेजता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ चकित भी मई को पटाने में लगा हुआ होता है क्योंकि एक बार मई उसके हाथ लग गई और उन दोनों की शादी हो गई तो मई की पूरी जायदाद उसकी हो जाएगी और इस शादी से वो अपने पापा निक की नजरों में और उठ जाएगा। पर मई चकित को भाव ही नहीं देती और उसकी सारी बातों का उल्टा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर मार्क भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। एक्चुअली मार्क यांग से बिजनेस डील करने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। आगे मार्क यांग से अपने एक प्रोजेक्ट में काम करने को कहता है और उसे इन्वेस्टर बनने को कहता है। तो यांग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है पर मार्क उसे ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि यांग भी उसके बातों में आ जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। इधर बेली और बेलून होटल में काम कर रहे होते हैं तो एक बंदा बेलून पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर बेली आ जाती है और बेलून को उस बंदे से बचा लेती है। तो बंदा उन दोनों से बदला लेने के लिए उसकी शिकायत होटल में कर देता है। जब चाकित को इस मामले की भनक लगती है तो वो इस मामले को संभालने के लिए जाता है और बेली और बेलून को कहता है कि वो इस कस्टमर से माफी मांगे क्योंकि वो कस्टमर उस होटल का VIP कस्टमर होता है। तो बेली चकित को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उसे माफी मांगनी पड़ी, बल्कि इस घटिया इंसान ने उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पर वो घटिया इंसान इस बात से मुकर जाता है और वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो चकित को इस बात की धमकी भी देने लगता है कि अगर इन लोगों ने उससे माफी नहीं मांगी तो वो इस होटल के बारे में गलत रिव्यू लिखेगा। तो चकित ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बेली को माफी मांगने को कहता है। तो बेचारी बेली को मजबूरन उस बंदे से माफी मांगनी पड़ती है। तो वो घटिया इंसान फिर भी बाज नहीं आता और वो बेली को कहता है कि मेरे पैरों में झुककर माफी मांगो तभी मैं माफ करूंगा। तो बेचारी बेली को मजबूरन झुकना ही पड़ता है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो मार्क की एंट्री होती है और वो बेली और उसकी दोस्त को उस होटल रूम से बाहर निकाल देता है। तो बेली मार्क का चेहरा नहीं देख पाती और वो देखने की भी कोशिश करती है पर जय उसे
देखने नहीं देता। तो मार्क उस घटिया इंसान को सीसीटीवी और पुलिस की धमकी देता है और कहता है अगर तुम सही हो और वो लोग गलत हैं तो पुलिस को यहाँ पर आने दो और पुलिस ही ये फैसला करेगी तो कि तुम दोनों में से कौन सही है। तो वो घटिया इंसान पूरी तरह डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। तो चाकित कहता है मेरे मामले से दूर रहो, तुम्हें पता है ये वीआईपी है। तो मार्क कहता है वीआईपी हो या अमीर बाप की औलाद, सबके लिए रूल बराबर है। अगर हमारे कस्टमर की गलती है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर हमारे स्टाफ की गलती है तो उसे सजा मिलेगी। हमारी कंपनी का असूल किसी के लिए भी नहीं बदल सकता, समझे। आगे ये मामला निक के पास चला जाता है। तो निक सारी बातें सुन लेता है और कहता है इस मामले में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलो मीटिंग में चलते हैं, आज डायरेक्टर का फैसला होगा। आगे वो लोग मीटिंग में जाते हैं। तो निक कहता है आज से ये होटल मेरा बेटा चकित संभालेगा। तो चकित और उसकी माँ जैसे ये सुनते हैं उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि निक इस होटल की सारी जिम्मेदारी मार्क को ही देगा, क्योंकि ये बात निक ने उन लोगों को पहले से ही बताई हुई होती है। तो वो दोनों ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, पर चकित की माँ ये सब देखकर बहुत खुश भी होती है। आगे चकित अपने पापा को थैंक्स कहता है। तो निक कहता है इस होटल की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सौंपी क्योंकि मार्क इसके काबिल नहीं था, बल्कि ये काम मैंने तुम्हें इसलिए सौंपा क्योंकि मार्क के लिए मैंने कोई और काम सोचा है जो सिर्फ वही कर सकता है। तो चकित और चारिन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और बेचारे की खुशी गम में बदल जाती है। आगे निक मार्क को कहता है जैसा तुमने कहा था मैंने इस होटल की जिम्मेदारी चकित को दे दी है, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो मार्क कहता है आखिरकार आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। तो निक कहता है आजकल तुम यांग के बहुत ही करीब जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होगा, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें यांग की बेटी को पटाकर उससे शादी करनी होगी। एक बार तुम दोनों की शादी हो गई तो हमारे बिजनेस को इससे बहुत फायदा होगा, इसलिए तुम्हें ये काम किसी भी हालत में करना होगा। तो मार्क ये काम करने से मना कर देता है। तो निक कहता है तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दो, समझे। तो मार्क कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर बेली को उस एक्सीडेंट की वजह से काम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेली कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वहाँ की मैनेजर उसकी एक भी नहीं सुनती क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ होता है। तो बेचारी बेली मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। आगे बेली को फिर से नाई नोई की न्यूज मिलती है, तो वो फिर से चकित के पीछे भागने लगे। वो दोनों चकित की गाड़ी का पीछा करते हैं और उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं। तो बेली चकित से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर चकित का मूड बहुत ही ऑफ होता है। वो बात करने के लिए मना कर देता है, पर बेली पीछा ही नहीं छोड़ती। तो चकित भी गुस्से से बाहर आता है और कहता है आखिरकार क्या बात है। तो बेली कहती है आप ही नाई नोई हो ना, आपने हमारी बहुत हेल्प की, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और बेली उसे एक लेटर देती है। तो चकित वो लेटर ले लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो बेली बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो नाई नोई से मिली, कि तभी उधर से चकित उस लेटर को उसके सामने ही फाड़ कर फेंक देता है। तो बेली ये सब देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है और बेचारी रोने भी लगती है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बेली को ये सब करते हुए देख लेता है। तो मार्क बेली को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो नाई नोई को समझती है, नाई नोई वैसा नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है और सेल्फिश है, वो उससे जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पर बेली मार्क की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है नाई नोई बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मार्क उसे नाई नोई के बारे में भड़का कर वहाँ से चला जाता है और बेली देखती ही रह जाती है। इधर मार्क के जे बीरू मार्क को उसका नया घर दिखाते हैं जो बेली के घर के बिल्कुल सामने होता है। तो मार्क उस घर को देखकर बहुत ही खुश होता है, पर वो ये बात अपने बंदों के सामने जाहिर होने नहीं देता। पर उन लोगों को पता होता है कि मार्क बहुत ही खुश है बेली के करीब रहकर। अगले दिन बेली अपना मूड ठीक करने के लिए ढेर सारे केक बनाती है और उसे बेक करके पोंग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है अपना केक टेस्ट करवाने के लिए। तो वहाँ की ओनर उसके सारे केक खा लेती है और कहती है तुमने केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, अगर इस केक को मैं अपने रेस्टोरेंट में चलाऊंगी तो मेरा रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद हो जाएगा, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। तो बेली रेस्टोरेंट से भी रिजेक्ट हो जाती है। तो बेचारी को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर जाकर खूब रोती है और कहती है पहले मेरे आग में जलने से मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई, उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद मैंने होटल में जॉब पाई ताकि मैं नाई नोई के साथ रह सकूं, पर वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैं नाई नोई से मिली तो नाई नोई ने भी मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद मैंने केक बनाया ताकि मैं रेस्टोरेंट में काम कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। और बेली ये सब कहकर खूब रोने लगती है। तो पोंग उसे संभालता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसे अनाथ आश्रम लेकर जाता है और उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। तो बेली का मूड ठीक हो जाता है पोंग के साथ टाइम स्पेंड करके, और वो कहती है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती।
दी। तो पोंग कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं होता, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक आकर मुझसे कहना, समझी। और पोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निक को बेली के बारे में पता चल जाता है तो वो मार्क को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो बेली की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो मार्क कहता है पहले ही तुमने उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बना दी, अब तुम और उससे क्या चाहते हो, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। वैसे भी बेली की ऑलरेडी याददाश्त जा चुकी है, उसे तो याद भी नहीं है कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, तो फिर अब तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। अगर तुमने बेली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो मार्क को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो बेली की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो मार्क कहता है पहले ही तुमने उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बना दी, अब तुम और उससे क्या चाहते हो, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। तो निक कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बेली से प्यार करते हो। तो मार्क कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता, बस मेरे अंदर गिल्ट है कि मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, इसलिए मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने बेली की लाइफ से खेलने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, इसलिए बेली से दूर रहिए। तो निक कहता है तुम्हें पता है बरसों पहले मैंने बेली को जिंदा क्यों छोड़ा था, कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब निक ने मार्क के हाथों से बेली के पेरेंट्स की मौत करवा दी थी। उसके बाद निक ने बेली को भी मारने की कोशिश की थी, पर मार्क ने निक को ये काम करने नहीं दिया और वो निक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज बेली को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे जो कहोगे वो करूंगा, प्लीज इसकी जान बख्श दो। तो निक कहता है क्या सच में तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। तो मार्क कहता है हाँ मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगे, प्लीज इसकी जान बख्श दो। और निक ने इसी वजह से बेली की जान बख्शी थी। तो मार्क कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो निक कहता है और तुम्हें क्या लगता है तुम जो उसके इतने बड़े मसीहा बनते फिरते हो, अगर उसे सब कुछ याद आ गया कि तुमने ही उसके माँ पापा को अपने हाथों से मारा है तो क्या वो तुम्हें कभी माफ करेगी। वो तो तुम्हारी शकल भी देखना पसंद नहीं करेगी, इसलिए जैसा मैंने तुम्हें कहा था वैसा करो, यांग की बेटी से शादी कर लो। तो मार्क कहता है आपको क्या लगता है कि मैं बेली की वजह से यांग की बेटी से शादी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए मई से शादी नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि चाकित मई से प्यार करता है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। इससे अच्छा होगा कि मेरे बदले आप चाकित को इस काम में लगा दीजिए, वो आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निक ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो एक मीटिंग बिठाता है और निक चकित से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वो मई से प्यार करता है। तो चकित इस बात से मुकर जाता है और वो कहता है मैं मई से प्यार नहीं करता। तो मार्क चकित को कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके प्यार में पड़ते हुए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो चकित कहता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं मई से प्यार नहीं करता। और चकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो निक कहता है अब ये बात कंफर्म हो गई कि चकित मई से प्यार नहीं करता, तो इसलिए अब ये काम तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें किसी भी हालत में यांग की बेटी को पटाकर उससे शादी करनी ही होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर चारिन अपने बेटी को कहती है तुम मई से प्यार करते हो तो तुमने अपने पापा को ये बात साफ साफ क्यों नहीं कही। तो चकित कहता है मॉम मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और चकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे चारिन को मार्क पर बहुत ही गुस्सा आता है तो वो सीधा मार्क के पास जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीना था उसी तरह तुम मेरे बेटे से उसका प्यार छीन रहे हो, लेकिन याद रखना मैं अपने बेटे की खुशियाँ तुम्हें छीनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और चारिन मार्क को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पोंग और चकित की मुलाकात रोड पर हो जाती है। तो पोंग चकित से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिरकार तुमने बेली के लेटर को उसके ही सामने क्यों फाड़ा। तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा करने से बेली को कितनी तकलीफ हुई है, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो चकित का मूड पहले से ही गर्म होता है और वो पोंग की बातें सुनकर और पगला जाता है, जिस चक्कर में वो पोंग की खूब धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब बेली को पता चलता है कि नाई नोई ने पोंग के साथ ऐसी हरकत की तो उसे बिलीव नहीं होता है कि नाई नोई ऐसी भी हरकत कर सकता है। दूसरी तरफ मार्क चकित को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे पता है कि तुम मई से प्यार करते हो, जब तुम उससे प्यार करते हो तो तुम अपनी प्रेमिका को मेरे साथ कैसे बांध सकते हो, इसलिए चलो और निक को बताओ कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो और मैं उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। तो चकित जाने से मना कर देता है और कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं पापा की नजरों में गिर जाऊं, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं हमेशा उनकी नजरों में गिरता रहता हूँ। पापा हमेशा सिर्फ तुम्हें ही प्यार करते हैं और मुझे एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं। बचपन में भी
पापा हमेशा तुम्हारी ही साइड लेते थे और हमेशा तुम्हें ही प्रोटेक्ट करते थे और मुझे हमेशा तुम्हारी वजह से अनदेखा कर देते थे। तुम हमेशा पापा से रूडली बात करते थे, कभी भी उनके कामों पर खड़े नहीं उतरे, लेकिन फिर भी पापा ने सिर्फ तुम्हें ही चाहा और तुम्हें ही इस जायदाद का वारिस बनाना चाहा। तुम्हारी वजह से मैं पापा की नज़रों में कोई मायने नहीं रखता। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ ताकि मैं पापा की नज़रों में उठ जाऊँ, लेकिन हमेशा तुम मेरे बीच में आ जाते हो। तो मार्क कहता है तुम्हें भी पता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो चकित कहता है ओ हाँ, तुम्हें तो ये सब नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा तुम्हें ही ये सब मिल जाता है। मैं कितनी कोशिश करता हूँ पापा का दिल जीतने की, लेकिन हमेशा तुम मेरे बीच में आ जाते हो। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है हमेशा वो तुम्हें मिल जाती है। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में जमकर लड़ाई होती है। तो मार्क कहता है अगर मेरा बस चले तो मैं ये सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी लूँ फिर भी तुम लोग मुझे ढूंढ ही लोगे, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाता। तुम्हें भी पता है मुझे इन सब का लोभ नहीं है और ना ही मुझे ये सब चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ये सब दे दूं। तो चकित कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे भी पता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पापा की नज़रों में हमेशा तुम ही नंबर 1 रहोगे। और यहाँ पे फिर से दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो चकित मार्क को खूब मारता है कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है। वो भी नाई नोई से मिलने के लिए आई हुई होती है ताकि वो ये बात पूछ सके कि उसने पोंग के साथ ऐसा क्यों किया। तो बेली अपने आंखों के सामने चकित को ऐसी हरकत करते हुए देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके दिल में नाई नोई की जो भी इमेज बनी हुई होती है वो चाकित की वजह से सब बर्बाद हो गई होती है। तो बेली चाकित को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तो चाकित बेली के साथ भी मिसबिहेव करने लगता है कि तभी मार्क उठ जाता है और चाकित को दबोच लेता है और कहता है बेली से दूर रहो, इसके साथ अगर तुमने मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मार्क ये कहकर बेली को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे बेली मार्क के जख्मों पर दवाई लगाती है और उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो मार्क कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आगे बेली नाई नोई की ऐसी हरकत देखकर खूब रोती है और कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नाई नोई इतना बड़ा घटिया इंसान निकलेगा। तुमने भी मुझे समझाया था कि नाई नोई वैसा इंसान नहीं है जैसा मैं उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। और बेली ये सब कहकर रोने लगती है। तो बेली का रोतू चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो बेली जैसे ही मार्क की आंखों में देखती है तो उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो मार्क को ही देखती रह जाती है। तो मार्क उसे शांत करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेली अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को भी बताती है कि जब मार्क उसके पास और उसने जब उसके सर पर हाथ रखा तो उसे पास्ट की कुछ झलकें दिखाई दी थी। शायद वो पीछे आई है जिसे वो जानती है। तो वो लोग उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आया हुआ होता है, बस उसे कुछ झलकें ही दिखाई दी होती है। इधर चाकित बेली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है और उन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। इधर मार्क मई को पटाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और उसे पटाने की कोशिश करता है, पर मई उसे भाव ही नहीं देती। दूसरी तरफ पोंग और बेलून बेली को अपने साथ पब लेकर जाते हैं ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके। तो बेलून वहाँ पर अपने लिए लड़का पटाने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे पटाने ही नहीं देता और उसके रास्ते का रोड़ा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो बेचारी बेलून ये सब देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क भी उसी पब में आया होता है मई को पटाने के लिए और मार्क मई को अपने साथ डिनर करने के लिए भी पूछता है। तो मई कहती है मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे इस शर्त में खड़े उतर गए तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। तो मार्क कहता है बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। दूसरी तरफ बेली भी मार्क के बंदे को पब में देख लेती है तो उसे लगता है कि शायद मार्क भी इसी पब में आया है, तो वो मार्क को ढूंढने लगती है। मार्क मई को पटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। तो मई कहती है अगर तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो मार्क कहता है क्या। तो मई कहती है तुम्हें सबके सामने डांस करना होगा। तो बेचारा मार्क ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है क्योंकि वो इकलौता होगा जो सबके सामने डांस करने वाला होगा। पर मार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उसे किसी भी हालत में मई को शादी के लिए राजी करवाना ही है। तो वो पूरे स्टेज के सामने डांस करता है और मार्क का डांस बहुत ही औसम होता है। वेल मार्क फाइटिंग में जितना माहिर है उतना ही वो डांस में भी माहिर है। तो सारे लोग उसके डांस को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और मार्क को इस तरह डांस करता हुआ देख उसे ही देखती रह जाती है। आगे मार्क बेली के पास जाती है तो मार्क जैसे ही बेली को देखता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसे ही देखता रह जाता है। आगे मार्क बेली को बाहर लेकर आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बेली कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ पब आई थी, लेकिन मेरी किस्मत देखो मैं तुमसे मिल गई।
मैं तुमसे मिलना चाहती थी और मेरी किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया। आगे बेली मार्क के क्लोज जाने की कोशिश करती है और उसके बारे में जांच पड़ताल करती, पर मार्क उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उसे अपने आप से दूर धकेलता है। पर बेली भी कहाँ पीछे हटने वालों में से होती है, वो भी मार्क के क्लोज जाने की कोशिश करती है। तो बेचारे मार्क को मजबूरन बेली को घर छोड़ना पड़ता है। तो वीरू बेली को उसके घर ले जाने के बजाय मार्क के घर लेकर आ जाता है। तो बेली को पता चल जाता है कि मार्क उसके घर के सामने ही रहता है। तो बेली ये बात जानकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो मार्क के घर के अंदर घुस जाती है। तो मार्क उसे भगाने की पूरी कोशिश करता है, पर बेली भागने का नाम ही नहीं लेती। आगे बेली को जब पता चलता है कि मार्क मार्क को उसी चीजों से एलर्जी है जिससे उसे है, तो वो ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है और वो मार्क को कहती है, क्या तुम मुझे केक बनाना सिखा सकते हो? तो मार्क कहता है नहीं और यहाँ से तुम जाओ। पर बेली जाने का नाम ही नहीं लेती और वो मार्क के साथ शरारत करने लगती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो बेली जैसे ही मार्क के करीब आती है तो उसे बचपन की फिर से बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे बेली को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अगर वो मार्क के साथ रहेगी तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। तो बेली मार्क के करीब जाने के नए नए तरीके अपनाने लगती है, पर मार्क उससे मिलता ही नहीं। पर बेली भी हार नहीं मानती और वो किसी बहाने से उसके पास पहुंच जाती है और उसे अपना कुकीज टेस्ट करने को कहती है। तो मार्क कहता है, मैं ये कुकीज टेस्ट नहीं करूंगा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। पर बेली नहीं ले जाती, जिस चक्कर में वो कुकीज नीचे गिर जाती है। तो बेली को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है, मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम इसे टेस्ट करके बता सको कि ये कुकीज कैसे बनी है। क्या तुम्हारे लिए ये सब करना इतना मुश्किल था? और बेली सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो मार्क को बेली के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे बेचारा मार्क उस कुकीज को खाने के लिए परेशान हो रहा होता है। तो वो जय से भी पूछता है, क्या सारी कुकीज बर्बाद हो गई? तो जय कहता है, हाँ सारी कुकीज बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे पास एक कुकीज है, क्योंकि बेली ने वीरू को भी कुछ कुकीज दी थी, तो मैं उससे एक कुकीज आपके लिए मांग कर लेकर आ गया। और जय उस कुकीज को वहीं पर रख के वहाँ से चला जाता है। तो मार्क उस कुकीज को बड़े प्यार से खाता है। आगे मई अपना प्रॉमिस निभाती है और वो मार्क के साथ डिनर करती है। तो मार्क उसे पटाने की पूरी कोशिश करता है, पर मई उसे भाव ही नहीं देती और उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके हाथ नहीं आने वाली। तो मार्क कहता है, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें किसी भी कीमत पर मुझसे ही शादी करनी होगी। तो मई कहती है, ये क्या जोर जबरदस्ती चल रही है? अगर तुम्हें सपने ही देखने हैं तो देखो, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होगा। और मई ये कहकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो मार्क को नाई नोई कहकर बुलाने लगता है। तो मई को पता चल जाता है कि ये बंदा तो नाई नोई है और नाई नोई बिना मतलब के उसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। तो मई गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो मार्क कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तो मई कहती है, आखिरकार तुम्हारा क्या मकसद है? तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। तुम्हारा भाई भी पहले मेरे पीछे पड़ा था, तुम्हारा भाई नहीं पटा सका तो तुम मुझे पटाने के लिए आए हो। मुझे पता है तुम दोनों भाई का कोई ना कोई मकसद जरूर है मेरे पीछे आने का, लेकिन मैं तुम दोनों को तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। तो मार्क कहता है, चाहे तुम भी कितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। वैसे भी मैं ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो मई उससे रीजन पूछती है, तो मार्क उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे मई समझ जाती है कि ये सारा कारनामा उसके पापा का ही है। तो मई अपने पापा को कॉल करके कहती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। और मई गुस्से से कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है। आगे आंटी पिम मार्क को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है, क्योंकि बेली ने कहा होता है। तो मार्क भी इस इनविटेशन को इनकार नहीं कर पाता, चाहे मार्क अपने आप को बेली से कितना भी दूर रख ले, पर वो बेली से दूर रहना नहीं चाहता। इधर जब बेली को पता चलता है कि मार्क ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कि तभी बेलून की नजर वीरू पर पड़ती है, जो उन दोनों पर नजर रखे हुए होता है। तो बेलून को लगता है कि शायद वो स्टॉकर है जो उन दोनों को स्टॉक कर रहा है। तो वो दोनों वीरू को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। तो वीरू उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो लोग समझ रही है वैसा वो इंसान नहीं है, पर वो लोग उसकी बात ही नहीं सुनते। उल्टा बेलून तो उसे पुलिस स्टेशन में भर्ती भी करवा देती है। इधर जाकिर बेली को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तो बेली इस बात की खबर अपनी दोस्त बेलून को भी दे देती है कि वो नाई नोई के साथ है। तो बेलून जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही हो। कि तभी वीरू भी ये सारी बातें सुन लेता है। तो वो मार्क को बता देता है कि बेली चकित के साथ है। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है कि कहीं चकित बेली
बेली के साथ कुछ कर ना दे। तो वो बेली को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर चाकित बेली से नाई नोई की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो नाई नोई को कैसे जानती है। तो बेली बताती है कि मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और जिस अनाथ आश्रम में मैं पली बड़ी थी उस अनाथ आश्रम की हालत बहुत ही खराब थी और उस अनाथ आश्रम पर बहुत कर्जा भी था और हम लोग दाने दाने के लिए तरसते थे। लेकिन एक दिन हमारी लाइफ में नाई नोई आया, उसने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने अपनी कंपनी से हमारे अनाथ आश्रम को बचाया और हमारे अनाथ आश्रम को हर महीने फंड भी भेजते थे। नाई नोई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो हमारे लिए मसीहा है। तो चाकित ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे पूछता है क्या तुमने नाई नोई को कभी देखा है। और चाकित बेली से नाई नोई के बारे में इतने सारे सवाल पूछने लगता है कि बेली को भी चाकित पर डाउट होने लगता है। तो वो भी अपनी बातों की जाल में चाकित को इस तरह फंसाती है कि चाकित को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बेली वहाँ से जाने लगती है पर चाकित उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती उसे खाना खाने को कहता है, पर बेली खाने से मना कर देती है। पर चाकित जबरदस्ती उसे खिलाने लगता है और बेली को पता चल जाता है कि चाकित नाई नोई नहीं है। तो बेली वहाँ से जाने लगती है तो चाकित भी उसके पीछे जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बेली को चाकित से बचा लेता है कि तभी तो चाकित कहता है अब मुझे समझ में आ गया, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही मायने रखती है, इसलिए तो तुमने इसे अभी तक नहीं बताया कि तुम ही नाई नोई हो, क्योंकि तुम्हें किसी बात का डर है। लो आज मैं तुम्हारा ये डर सच में बदल देता हूँ। और चाकित बेली को ये बात बता देता है कि मार्क ही नाई नोई है, पर बेली ये बात नहीं सुन पाती क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मार्क बेली की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और चकित से कहता है तुमने बेली को क्या खिलाया। तो चकित बताता है कि मैंने उसे सिर्फ केक खिलाया था। तो मार्क समझ जाता है कि बेली को एलर्जी हुई है। तो मार्क बेली के बैग से इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है और बेली को कहता है शांत हो जाओ, हम लोग अभी हॉस्पिटल चलेंगे, तुम ठीक हो जाओगी। और मार्क बेली को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे मार्क बेली के साथ जो भी हुआ उन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और अपने आप को चोट पहुंचाता है। तो उसके करीबी लोग कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर मार्क किसी की भी नहीं सुनता और अपने आप को ही चोट पहुंचाता है क्योंकि मार्क को लगता है कि बेली के साथ कुछ भी गलत होता है वो सब उसी की वजह से होता है। आगे बेली का ट्रीटमेंट हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बेली अब खतरे से बाहर है, कल सुबह आप उसे लेकर जा सकते हैं। तो मार्क पूरी रात बेली के पास रहता है, उसका ख्याल रखता है और बेली को तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ होती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब मार्क की मॉम की डेथ हो गई थी तो निक जबरदस्ती मार्क को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था, पर मार्क उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप एक नंबर का घटिया इंसान है। तो इसलिए मार्क अपने बाप के पास से भागकर अपनी मॉम के पास चला गया और उन्हीं के कब्र पर रहकर अपना गुजारा करने लगा। और वहीं पर उसकी मुलाकात बेली और उसकी फैमिली से हुई थी। जब बेली की फैमिली ने मार्क की ऐसी हालत देखी तो वो लोग मार्क को अपना बेटा बनाकर अपने घर लेकर आ गए ताकि वो उसे एक अच्छी परवरिश और एक अच्छी लाइफ दे सके। तो मार्क ने उन्हें कहा भी था कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, अगर मैं यहाँ पर रहा तो आप लोगों को बहुत ही परेशानी होगी, पर उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने कहा तुम हमारे बच्चे जैसे हो और बच्चे कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होते। तो मार्क ये सारी बातें याद करके खूब रोता है। तो मार्क बेली को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। अगली सुबह जब बेली को होश आता है और वो अपने पास मार्क को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो मार्क बेली की केयर करता है तो बेली को फिर से पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जिसे याद करके वो परेशान हो जाती है। आगे उसके दोस्त भी उससे मिलने के लिए आते हैं तो पोंग मार्क से उसकी डिटेल जानने की कोशिश करता है और उससे हाथ भी मिलाता है, पर मार्क उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर बेली के पेरेंट्स बेली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं जिस वजह से बेली धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। आगे बेली की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो फिर से मार्क के पीछे पड़ जाती है और उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढती है। तो मार्क समझ जाता है तो वो बेली को केक बनाना सिखाता है। तो बेली कहती है क्या तुम सच में मुझे केक बनाना सिखाओगे। तो मार्क कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया है कि अब मुझे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें केक बनाना जरूर सिखाऊंगा। तो बेली ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे मार्क बेली के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है जिसे खाकर बेली बहुत ही खुश हो जाती है और मार्क बेली को इस तरह खुश होता देख बहुत ही खुश होता है। आगे मार्क मई को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर मई उससे पटती ही नहीं तो बेचारा पूरी तरह निराश हो जाता है। आगे निक एक फैमिली मीटिंग बैठाता है तो निक मार्क से पूछता है कि तुम्हारे और मई की बात कहाँ तक चली। तो मार्क कहता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कोशिश की पर मई पटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो निक कहता है मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे पटाकर उससे शादी करनी ही होगी, चाहे तुम उसके साथ जबरदस्ती सो जाओ या उसके साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ क्या करते हो, बस वो तुमसे शादी करने के लिए राजी होनी चाहिए। तो निक कहता है मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकता, आपने मेरी मॉम के साथ भी जबरदस्ती की थी, लेकिन मैं आपके जैसा घटियापन किसी भी लड़की के साथ नहीं कर सकता। तो निक को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की। कि तभी चारिन भी कहने लगती है निक ने कभी भी तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती नहीं की, उल्टा तुम्हारी मॉम ही निक के पीछे पड़ी हुई थी। और चारिन उसकी मॉम के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चारिन से बदतमीजी करने लगता है। तो चाकित भी अपनी मॉम की साइड से बोलने लगता है और दोनों भाई में लड़ाई होने लगती है। तो निक उन दोनों को शांत करता है और चारिन को कहता है चुप हो जाओ, अगर आइंदा से तुमने मार्क की मॉम के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे निक मार्क को ऑर्डर देता है इस वीक होटल की ओपनिंग है और तभी तक का तुम्हारे पास टाइम है, चाहे कुछ भी करो, मई को शादी के लिए राजी करवाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम्हारी एक गलती किसी और पर भी भारी पड़ सकती है और तुम ये बात बखूबी जानते हो। और निक मार्क को बेली को लेकर धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा मार्क पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो मई को किस तरह पटाएगा। दूसरी तरफ चाकित मार्क को बेली को लेकर टॉर्चर करने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है, मुझे बताओ। तो मार्क को बेली के नाम पर ही गुस्सा आ जाता है और वो चकित को वार्निंग देता है कि अगर तुमने बेली के साथ जरा सी मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कि तभी वहाँ पर चारिन आ जाती है और चारिन उल्टा मार्क को ही थप्पड़ मार देती है और कहती है तुमने पहले ही मेरे बेटे से सब कुछ छीन लिया है, क्या तुम अब मेरे बेटे की जान भी लोगे। और चारिन उल्टा मार्क को 10 बातें सुना देती है। तो मार्क सब कुछ सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे दूसरी तरफ मार्क और बेली की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो पोंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बेली से प्यार करता है, पर वो ये बात बेली को बता नहीं पाता। तो पोंग अपनी बहन बेलून की हेल्प लेता है बेली को प्रपोज करने के लिए और अपना हुलिया पूरी तरह सुधार कर बेली को प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन बेली को प्रपोज करने से पहले वो फिर से मई से टकरा जाता है और वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो इस बात का फिर से ये दोनों बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो वो लोग उन दोनों की इस तरह की लड़ाई देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। आगे पोंग बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बेली को प्रपोज करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो ब्रासलेट वो बेली के लिए लेकर आया था वो ब्रासलेट खो चुका है। तो पोंग पैनिक करने लगता है और हर जगह उस ब्रासलेट को ढूंढने लगता है, पर वो ब्रासलेट नहीं मिलता। तो बेली कहती है कोई बात नहीं, अगर वो ब्रासलेट नहीं मिलता तुम मुझे जो कहना चाहते हो वो मुझे साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। आगे पोंग बेली को प्रपोज कर देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। तो बेली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो पोंग ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि बेली के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। इधर मार्क भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। फिर से मई को पटाने के लिए जाता है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि मई को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो मार्क ये सब जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर मई की एक बंदे से लड़ाई हो जाती है क्योंकि मई एक बंदे की बीवी पर लाइन मार रही होती है। तो मार्क उस बंदे से डील करता है और मई की जान बचाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मई बहुत ही नशे में होती है। तो मार्क उसे इस तरह नशे में देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही अजीबो गरीबों वाली हरकत कर रही होती है, जिसे देखकर मार्क तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। लेकिन तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है मई को शादी के लिए राजी करवाने के लिए। तो मार्क मई के साथ एक वीडियो बनाता है ताकि मई को लगे कि उन दोनों के बीच कल रात बहुत कुछ हुआ है और इस वीडियो को देखकर मई शादी के लिए हाँ कर दे। मार्क ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, पर उसे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि अगर मई ने शादी के लिए हाँ नहीं की तो निक बेली की जान ले लेगा और मार्क किसी भी कीमत पर बेली को कुछ भी होने नहीं देगा। तो मार्क को बेली के लिए ये एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ चाकित मार्क को चोट पहुंचाने के लिए वो बेली के पास जाता है और बेली को कहता है तुम्हें नाई नोई से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा। आज के होटल ओपनिंग में नाई नोई भी आएगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम वहाँ पर नाई नोई से मिल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगा, इसलिए उसमें बैठकर चली आना। और चाकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेली को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। अगली सुबह जब मई उठती है और अपने आप को इस हालत में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उधर से मार्क आता है। तो मई मार्क को ऐसी हालत में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि कल रात उन दोनों के बीच वो सब हो गया जो उन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए। तो मई कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन याद रखना चाहे तुम कितने भी पैतरे आजमा लो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और मई मार्क के मुँह पर ही उसे रिजेक्ट मार के वहाँ से चली जाती है और बेचारा मार्क देखता ही रह जाता
जाता है। दूसरी आगे होटल के ओपनिंग का दिन भी आ जाता है तो मार्क बहुत कोशिश करता है पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो वो सीधा निक के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने बहुत कोशिश की पर वो मई को नहीं मना पाया। तो निक कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मई को मनाना ही पड़ेगा। आज मैं सबके सामने 2 गुड न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ। पहला तो होटल के लिए और दूसरा तुम दोनों की शादी के लिए। तुम्हें भी पता है कि यांग हमारे साथ तभी बिजनेस करेगा जब उसकी बेटी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। तो जाओ और मई को मनाओ। तो मार्क कहता है, मैंने पूरी कोशिश की पर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूं। तो निक कहता है, फिर मुझे अपना हुक्म का इक्का निकालना ही पड़ेगा। और निक मार्क को धमकी देता है कि अगर उसने मई को शादी के लिए राजी नहीं करवाया तो वो बेली की जान ले लेगा। तो बेचारा मार्क पूरी तरह पगला जाता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। उधर मई नहीं मान रही और इधर निक उसके गले पर तलवार लेकर लटका हुआ है। दूसरी तरफ बेली अपने पेरेंट्स को चाकित के ऑफर के बारे में बताती है कि उसने कहा है कि अगर मैं उसके साथ होटल जाऊंगी तो मैं नाई नोई से मिल सकती हूँ। तो अंकल आंटी जैसे ये सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेली को कहते हैं, उस जैसे घटिया इंसान पर भरोसा मत करो, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, उसके साथ कभी मत जाना बेटी, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्या पता वो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी निकाल रहा हो। तो बेली कहती है, आप सही कह रही हो आंटी, इसलिए तो मैं उसके साथ नहीं जा रही, इसलिए आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। तो अंकल और आंटी ये सुनकर राहत महसूस करते हैं। आगे अंकल और आंटी ये बात जय को बताते हैं कि चाकित ने बेली को ये ऑफर दिया था और वो लोग जैसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और बेली को पता चल जाता है कि अंकल और आंटी भी नाई नोई से मिले हुए हैं और उन दोनों ने नाई नोई के कहने पर ही उसे गोद लिया था। तो बेली ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आपको मुझसे प्यार नहीं था, बस आपने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो किया, इसलिए आप दोनों ने मुझे गोद लिया ना, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अंकल आंटी कहते हैं, हाँ जरूर हमने तुम्हें नाई नोई के कहने पर गोद लिया, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं? क्या तुम्हें हमारे प्यार पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं? तो बेली ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आप लोग मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, आप लोगों ने तो मुझे वो खुशियाँ दी जिसके लिए मैं तरसती थी। और फाइनली इन तीनों का भी पैचअप हो जाता है। बेली उन दोनों की सच्चाई जान तो लेती है पर उनसे गुस्सा नहीं करती क्योंकि उन दोनों ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। लेकिन बेली इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करती है कि आखिरकार नाई नोई उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। और बेली इसी बात की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप होटल की ओपनिंग में चली जाती है बिना किसी को बताए, ताकि आखिरकार नाई नोई उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। और बेली इसी बात की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप होटल की ओपनिंग में चली जाती है बिना किसी को बताए। दूसरी तरफ मई भी अपने पापा के साथ पार्टी में आती है तो मार्क मई को धमकी देता है कि अगर उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो उसकी वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में चला देगा। तो मई उसकी गिदड़ भपकी से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो। तो मार्क कहता है, प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। तो मई कहती है, तुम मुझसे इस तरह भीख मांग रहे हो जैसे ये शादी नहीं हुई तो किसी की जान चली जाएगी। तो मार्क कहता है, तुम ऐसा ही समझ लो, अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा, प्लीज हाँ कर दो। तो मई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। और मई ये कहकर पार्टी छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ जैन को जब पता चलता है कि उसकी बेटी ने इस शादी के लिए मना कर दिया है तो यांग निक को कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए इसलिए हामी भरी थी ताकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी कर ले, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को शादी के लिए नहीं मना पाया। अगर ये शादी नहीं होगी तो यहाँ पर भी कोई बिजनेस डील नहीं होगी। तो निक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा मार्क पर ही निकालता है कि तभी उधर से मई की एंट्री होती है और मई बात को संभाल लेती है और सबको बताती है कि वो और मार्क बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो उसके पापा ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जब मेरी बेटी इस शादी के लिए राजी हो गई है तो फिर मुझे तुम लोगों के साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम लोग पार्टी में चलते हैं। तो निक ये सब देखकर खुश हो जाता है और यांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क मई को कहता है, मुझे पता ही था कि तुम अपनी इज्जत इतनी आसानी से नीलाम तो होने दोगी नहीं, फाइनली मेरी धमकी काम तो आई। तो मई कहती है, ज्यादा मत उड़ो, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हारा कचुम्बर बन गया होता, इसलिए चुपचाप इस नकली शादी पर फोकस करो। तो मार्क कहता है, जबकि तुम मान गई हो तो ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है,
सभी लोगों को यही लगना चाहिए कि हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझी। तो मई कहती है ठीक है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का टसन भी देखने को मिलेगा। आगे जब मार्क को बताता है कि चाकित बेली को इस होटल में लेकर आया है तो मार्क ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हर जगह बेली को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ बेली नाई नोई को ढूंढ रही होती है कि तभी वो मई से टकरा जाती है। तो मई जैसे ही बेली को देखती है तो उसका प्यार उस पर उभरने लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है और बेली को उस रूम से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क चकित के पास जाता है और उसे मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेली के साथ मिसबिहेव मत करना। तो चकित कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई बेली के सामने आ गई तो बेली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम दोनों की बॉन्डिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूँ। जिस तरह मैं तड़पता हूँ उसी तरह मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बेली होटल में एक बंदे को देख लेती है जिसके हाथ में गन होता है और वो किसी को मारने के लिए आया हुआ होता है। तो बेली ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है कि तभी वो मार्क से टकरा जाती है। तो बेली मार्क को बताती है कि इस होटल में कोई बंदा है जो बंदूक लेकर आया है। तो मार्क इस बारे में जांच पड़ताल करने लगता है और बेली को जाने को कहता है, पर बेली होटल से नहीं जाती और वो पार्टी में घुस जाती है उस बंदे को पकड़वाने के लिए। कि तभी उधर से निक की एंट्री होती है जो अपने होटल का अनाउंसमेंट करने के लिए आया हुआ होता है। तो बेली जैसे ही निक को देखती है तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और मार्क ये सब देख रहा होता है। तो वो बेली के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो बेली कहती है यहाँ पर एक बंदे के पास बंदूक है। तो मार्क कहता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। तो बेली मार्क को उस बंदे के बारे में बताती है। तो मार्क जैसे ही उस बंदे को देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा निक को मारने के लिए आया है। तो मार्क जल्दी से स्टेज पर जाता है और निक की जान बचा लेता है। आगे गोली की आवाज से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं पर बेली वहाँ से नहीं जाती क्योंकि वो बंदूक की आवाज सुनकर पूरी तरह सदमे में चली गई होती है। तो मार्क उसके पास जाता है और उसे शांत करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे निक चाकित को खूब मारता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल, क्योंकि इस कारनामे की वजह से निक के पूरे प्लान पर पानी फिर गया होता है और यांग ने भी उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर दिया होता है। तो चारिन कहती है तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, इसमें सारी गलती मेरे बेटे की नहीं है। हाँ मुझे पता है कि होटल की सारी जिम्मेदारी चाकित पर है लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे बंदे टोंग पर है ना, तो तुम उसे क्यों नहीं मारते। तो टोंग भी निक से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पूरी सिक्योरिटी देखनी चाहिए थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो निक कहता है जल्दी से इस मामले का पता करो कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। आगे उसी तब मार्क यांग के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ बिजनेस करे, पर यांग और मई उसके साथ बिजनेस करने के लिए मना कर देते हैं। और यांग ये भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है और तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस करूं, ऐसा नहीं होगा। तो मार्क यांग से विनती करने लगता है और कहता है मैं आपके साथ बिजनेस इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं करते, आप अपने सारे वर्कर को एक समान मानते हैं और मैं आपके इसी बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मिरेकल कंपनी भी सेम आप ही की तरह बने और आपके लीडरशिप में वो भी एक साफ सुथरी कंपनी बन जाए। आपको भी पता है निक अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितने इलीगल काम करता है, इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूँ कि मैं अपने मिरेकल कंपनी को एक साफ सुथरी कंपनी बनाऊं जहाँ पर सबको एक समान हक दिया जाए और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो यांग जैसे ही मार्क की ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह मार्क से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मैंने अपनी बेटी के लिए कोई भी गलत लड़का नहीं चुना, तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो ही चुकी है तो मुझे तुम्हारे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेचारी मई ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने अपना पीछा मार्क से छुड़ाया होता है पर उसके पापा फिर से उसे मार्क के पास ही भेज रहे होते हैं। तो मई इस शादी से इनकार कर देती है और कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आपको ऐसा क्यों लगता है? लड़की सिर्फ घर संभालने के लिए ही बनी है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो उसके पापा इस बात पर उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे खींच कर एक थप्पड़ भी लगाते हैं। तो मई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा से लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। तो निक मई के पास जाता है तो मई कहती है क्या हुआ, मेरा तमाशा देखकर तो तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने ही आए हो ना। तो निक कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह दूसरों का ऑर्डर मानता हूँ, मुझे वो काम करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता, मुझे मेरे अपनों को बचाने के लिए वो काम करना पड़ता है जो काम मैं नहीं करना चाहता। तो मई कहती
कहती है जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम भी प्रेशर में हो और मुझे पता है तुम ये शादी किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ। तो मार्क कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे उन लोगों को उस बंदे का पता चल जाता है तो वो लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं पर वो बंदा खुदकुशी कर लेता है जिस वजह से उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो बंदा थाना का था। जब निक को इस बारे में पता चलता है तो चारिन ये सारा इल्जाम मार्क पर ही लगा देती है और कहती है वो थाना इस मार्क का दुश्मन था। इसने ही थाना से वादा किया था कि वो उसके साथ बिजनेस करेगा पर इसने अपना वादा नहीं निभाया इसलिए उसने ये सब किया। तो बेचारे मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता। तो चारिन कहती है अगर इन सब के पीछे थाना का हाथ हुआ तो तुम्हें अपने हाथों से थाना को मारना होगा। तो मार्क ये बात सुनकर तो और सदमे में ही चला जाता है क्योंकि वो किसी भी बंदे को मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं होता और ये काम उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया होता है। तो मार्क कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा। तो निक कहता है अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है तो तुम ही इसे जड़ से उखाड़ोगे। तुम्हें ही उस बंदे को ठिकाने लगाना होगा और इन सबको ठीक करना होगा, समझे। दूसरी तरफ बेली अपने दोस्तों को बताती है कि जब उसने निक का चेहरा देखा था तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगी थी और मुझे लगता है कि मेरे पास्ट से निक और मिरेकल कंपनी का कोई ना कोई नाता जरूर है। तो उसके दोस्त कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में पता लगाएंगे। आगे वो लोग मिरेकल कंपनी और बेली के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार उन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो उन लोगों को कुछ क्लू मिलता है और कुछ नहीं भी मिलता है और वो लोग कसम ही रहते हैं। आगे मार्क थाना के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो थाना कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उस बंदे को नहीं भेजा और ना ही मैंने कोई भी गोलीबारी करवाई है। तो मार्क को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि तभी वहाँ पर चाकित आ जाता है और मार्क को कहता है इसी बंदे ने सारा कारनामा किया है और तुमने पापा से प्रॉमिस भी किया है कि तुम इस बंदे को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। तो ये लो बंदूक और गोली चलाओ। पर मार्क गोली नहीं चलाता। तो चकित उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगता है और उसके बंदों को मारने लगता है और कहता है अगर तुमने इस बंदे को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे सारे बंदों को मार दूंगा। तो बेचारा मार्क ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो अपनों को नहीं खोना चाहता। तो मार्क थाना को मार ही रहा होता है कि तभी उधर से आइली की एंट्री होती है जो थाना की बेटी होती है। तो मार्क जैसे ही आइली को देखता है तो वो उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो थाना को नहीं मार पाता क्योंकि आइली बेली के मरे हुए भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उन दोनों ने बचपन में बहुत कुछ एक साथ शेयर किया था। तो चाकित मार्क को ऑर्डर देता है कि वो उस बंदे को मारे पर मार्क उस बंदे को नहीं मारता और चाकित के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर किसी ने भी थाना को छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो चाकित ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है कि ये बात निक के पास जाती है। तो निक ये बात सुनकर तो पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। तो मार्क कहता है मुझे नहीं लगता कि इन सब के पीछे थाना का हाथ है। मैं इस मामले की जब तक जांच नहीं कर लेता मैं तब तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो चारिन इस बात पर हंसने लगती है और कहती है ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी को मारा नहीं है, तुम्हारी माँ की मौत भी तो तुम्हारी वजह से हुई थी ना, क्या तुम भूल गए। तो मार्क जैसे ये सुनता तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो निक को चारिन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे डराने लगता है। तो चारिन भी चुप नहीं रहती और कहती है वो तुम्हारी चहेती प्रेमिका का बेटा है इसलिए तुम उसे कुछ भी नहीं कहते ना, उसकी सारी बातें तुम चुपचाप सुन लेते हो। वो तो तुम्हारी विरासत का भी हकदार नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसे अपना वारिस बनाना चाहते हो। आखिरकार मेरे बेटे में क्या कमी है, वो तुम्हारे सारे ऑर्डर मानता है और वो तुम्हारे हर काम में खड़ा उतरता है लेकिन तुम कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से तुम मार्क को देखते हो। और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो निक भी चारिन को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने कभी भी अपने दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं किया, मैंने उनके काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें काम सौंपा है। और रही मार्क की मॉम की बात तो मैंने तुम्हें कि मार्क की मॉम के बारे में कुछ भी गलत मत कहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रही मार्क की बात तो उसमें वो सारी काबिलियत है जो इस कंपनी के लीडर में होनी चाहिए और ये बात अपने भेजे में डाल लो। और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो चारिन को बहुत ही गुस्सा आता है और बेचारी खूब ड्रिंक करती है और वो नशे की हालत में मार्क के माँ की कब्र के पास जाती है और उसके कब्र पर खूब तोड़फोड़ करने लगती है और मार्क की माँ को खूब बुरा भला भी कहने लगती है कि तभी वहाँ पर निक आ जाता है और चारिन को ये सब करने से रोक देता है और उसे खूब डांटता भी है। तो चारिन को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मेरे बेटे को इसलिए अपना बेटा नहीं समझते ना क्योंकि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो
तो आज तुम उसे उस गद्दी पर बैठाते जहाँ पर तुम मार्क को बैठाना चाहते हो। मार्क तुम्हारा अपना बेटा है, इसलिए तुम उसे इतना प्यार करते हो और मेरे बेटे को इग्नोर करते हो। क्या मैं ये सब नहीं समझती? और चारिन नशे की हालत में चाकित के सामने अपना मुंह खोल देती है। तो चाकित जैसे ये सुनता है कि निक उसका पापा नहीं है, उसके पैर तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो चाकित अपने पापा से पूछ, आखिरकार मॉम क्या कह रही है? क्या आप मेरे पापा नहीं है? अगर आप मेरे पापा नहीं है तो कौन है मेरे पापा? तो निक उसे कुछ भी नहीं बताता और चाकित इतना बड़ा सच जानकर तो पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क अपनी मॉम की मौत को याद करता है। एक्चुअली मार्क की मॉम मार्क के साथ ही रहा करती थी और दोनों साथ में बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन मार्क का खिलौना बीच रोड पर गिर गया था, तो मार्क की मॉम उसे उठाने के लिए बीच रोड पर जैसे गई कि तभी उधर से एक गाड़ी आकर उन्हें ठोककर चली गई, जिस चक्कर में मार्क की मॉम की मौत हो गई। तो मार्क को लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है। अगर उसने उस दिन खेलने की जिद ना की होती तो आज उसकी मॉम जिंदा होती और उसके पास होती। तो मार्क अपने भयानक पास्ट को याद करके बहुत ही पैनिक हो जाता है और बेचारा बहुत ही डरा हुआ रहता है कि तभी उधर से बेली आती है मार्क से मिलने के लिए। और मार्क की ऐसी हालत देखकर बेली भी परेशान हो जाती है, पर वो उसका साथ नहीं छोड़ती और मार्क को कंपनी देती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। तो मार्क को भी अच्छा लगता है बेली का साथ पाकर और दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर चकित भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारा का खून तो पूरी तरह खोल जाता है, क्योंकि चकित को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि निक मार्क का बेटा है और वो निक का कोई भी नहीं लगता। तो चकित ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो मार्क की लाइफ को हेल बना कर रहेगा। अगली सुबह जब चारिन का नशा उतरता है और उसे रात के बारे में पता चलता है कि उसने नशे की हालत में क्या क्या कारनामे किए हैं, तो बेचारी ये सब सोचकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तो उसे अपना बेटा बहुत ही अजीब हालत में मिलता है, तो चारिन उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ख्याल रखती है। आगे जब चकित को होश आता है तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिरकार उसका बाप कौन है, पर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप कौन था, अभी सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम निक के बेटे हो और तुम्हारे ऊपर निक का हाथ है। इसलिए इन सब में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो कि तुम्हारा बाप कौन था, बस तुम इस पर फोकस करो कि तुम्हें ये कंपनी कैसे हासिल करनी है। और चारिन अपने बेटे को कंपनी हासिल करने का ऑर्डर देती है ताकि वो सबको नीचा दिखा सके और सबसे आगे बढ़ सके। अगले बेली को एक कैफे में नौकरी मिल जाती है, वो भी मार्क की वजह से, और बेली को ये बात पता होती है कि ये नौकरी उसे नाई नोई की वजह से मिली है, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और उस कैफे में मन लगाकर काम करती है। इधर यांग भी मार्क के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मई कहती है अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सफल हुई तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे और मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ मैं वैसी लाइफ जी सकूँ। तो यांग कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट में असफल रही तो तुम्हें मार्क से शादी करनी होगी। तो मई अपने पापा की शर्त को मान लेती है। दूसरी तो मई भी उस कैफे में आती है बेली को पटाने के लिए और मार्क के सामने जान जानकर बेली के करीब जाने की कोशिश करती है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर पोंग भी आ जाता है और मई को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है। तो पोंग को मई पर डाउट होने लगता है, पर मई उसके डाउट का कचुम्बर बनाकर बेली के करीब रहती है और बेली भी मई को सपोर्ट करती है और वो पोंग का साथ नहीं देती। आगे चकित बेली को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता, तो बेली भी उसका डटकर सामना करती है और कहती है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं नाई नोई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। नाई नोई मेरा मसीहा है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो मेरे सामने नहीं आना चाहता तो शायद उसका कोई रीजन होगा, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, समझे।
तो चकित को ये सब सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है। आगे पोंग भी मई को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता और वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और मई से उस ब्रासलेट को लेने की कोशिश करता है, पर मई वो उसे ब्रासलेट देते ही नहीं। तो पोंग उसकी गाड़ी को अपने पास रख लेता है और मई को धमकी देता है कि जब तक वो उसे उसका ब्रासलेट नहीं लौटाएगी तब तक वो उसे उसकी गाड़ी रिटर्न नहीं करेगा। तो बेचारी मई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती। अगले दिन मई पुलिस लेकर पोंग के गैरेज पर जाती है और पुलिस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। तो बेचारा पोंग ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। तो मई कहती है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छुड़वा सकती हूँ, अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो बेचारे पोंग को मई के सामने झुकना ही पड़ता है और वो उससे माफी मांगता है। तो मई ये सब देखकर खुश हो जाती है और वो पोंग को छोड़ देती है।